देखिए पिछले वीडियो में स्टूडेंट हम लोग देखे थे कि फ्रेक्रिया लॉ के लिए क्या एजम्पशन होता है। उस एजम्पशन में 5 एजम्पशन हम लोग पढ़े थे, उसको एक बैक रिवाइज कर लेते हैं। क्या था कि जो हीट फ्लो होता था वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में होता था, हीट फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता था, टेम्परेचर का ग्रेडियंट आपका कांस्टेंट होता था, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जो मटेरियल है वो क्या होता था, होमोजीनियस होता था, आइसोट्रोपिक होता था, कोई भी इंटरनल हीट जनरेशन नहीं होता था। ऐसे कुछ कुछ एजम्पशन थे जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं। अब देखिए क्या है, हेडिंग क्या लिखा हुआ है, एसेंशियल फीचर्स ऑफ फ्रेक्रिया लॉ। ठीक, जो फ्रेक्रिया लॉ है उसके कौन कौन से एसेंशियल फीचर हैं। ठीक, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बाद जो हेडिंग है ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी, ये जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाई फ्रेक्रिया लॉ पूछा तो फ्रेक्रिया लॉ आप लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें एजम्पशन लिखेंगे, उसका एसेंशियल फीचर है ये लिखेंगे। मान लीजिए खुदा न खास्ता फ्रेक्रिया लॉ ज्यादा मार्क्स में पूछता है, बड़े क्वेश्चन में, लेंदी क्वेश्चन में जिसमें ज्यादा वैल्यू है उसमें पूछ दे, तो जब ज्यादा मार्क्स का कोई चीज पूछेगा तो उस हिसाब से आपके पास कंटेंट भी होने चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या है एसेंशियल फीचर्स ऑफ फ्रेक्रिया लॉ, मतलब क्या क्या फीचर हैं। पहली खासियत क्या है, पहली फीचर क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल मैटर। जो फ्रेक्रिया लॉ है जिसको कि आप मैथमेटिकली लिखते हैं qx इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स। ये जो फ्रेक्रिया लॉ है ये अप्लीकेबल होता है किसके लिए, ऑल मैटर, ऑल मैटर, सभी मैटर के लिए। मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर का मतलब क्या होता है, चाहे मैटर का क्या होता है, कोई भी चीज, सॉलिड लिक्विड गैस, वो किस में आती है, मैटर में आती है। आप छोटे में 11th-12th में फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, ठीक, यहाँ पे भी फिजिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो भी होगा, डिप्लोमा के आए हैं फिजिक्स पढ़े होंगे तब भी होगा। ठीक, तो मैटर का मतलब क्या होता है, सॉलिड लिक्विड या गैस। तो जो फ्रेक्रिया लॉ है वो अप्लीकेबल किसके लिए होता है, सभी मैटर के लिए, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, या चाहे गैस हो। पहला पॉइंट समझ में आया कि जो ये अप्लीकेबल होता है ये किसके लिए होता है, ऑल मैटर के लिए होता है, मतलब कि चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज बेस्ड ऑन experimental evidence and cannot be derived from the first principle। ये जो है आपका एसेंशियल फीचर वो क्या है, वो क्या है आपका बेस है किस पे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे वो बेस है। मतलब कि जब ये लॉ आया, फॉर्मूला बनाया गया, तो किस सबूत पे बनाया गया, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल मतलब जो चीज एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके हिसाब से ये लॉ बना था। एंड कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब कि ये जो लॉ बना था ये एक्सपेरिमेंटली बना था, एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, कुछ चीज पता चली होगी, उसके बाद फिर वापस कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, उससे कुछ चीज पता चली होगी। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये जो फ्रेक्रिया लॉ है ये 1822 में बनाया गया था। जो बनाए थे उनका नाम क्या था, जे जे फ्रेक्रिया, और वो थे कहाँ के, कौन से देश के थे, वो फ्रांस के थे।
एक, इसीलिए उनको फ्रेंच साइंटिस्ट कहा जाता है। साइंटिस्ट इसलिए भाई कि खोजे थे। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या है कि जो लॉ बना वो एक्सपेरिमेंटली बना था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट एविडेंस पे बना था और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करके नहीं बनाया गया था। मतलब कि क्या है कि ऐसा कुछ नहीं था कि पहले से कोई लॉ बना है उसमें कुछ चेंज किए और एक नया लॉ बना दिए। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स का आप लोग पढ़ते होंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपको कॉन्सेप्ट देता है टेम्परेचर मेजरमेंट का। वो सब छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, वो सब अभी पढ़ चुके हैं आप, इस सब्जेक्ट से आपको उससे मतलब नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है कि it helps to define the thermal conductivity। ठीक, जो फूरियर लॉ है ये आपको मदद पहुंचाता है, हेल्प करता है किस चीज के लिए, डिफाइन करने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको कि हम K से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक, कैसे मदद पहुंचाता है? इस K का कॉन्सेप्ट मिला कहां से आपको? K का कॉन्सेप्ट मिला आपको जब ये लॉ बना तभी मिला, उसके पहले K का कॉन्सेप्ट कुछ था ही नहीं, थर्मल कंडक्टिविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कैसे नहीं था पहले भी बताया हूं, वापस सुन लीजिए। जो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है वो क्या कहता है, जो हीट फ्लो होता है Q वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके, A के। A बोले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, और किसके प्रोपोर्शनल होता है, dt बाई dx के। dt बाई dx को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक, जब फूरियर लॉ बना था तो इन्होंने यही कहा था कि जो हीट फ्लो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के और टेम्परेचर ग्रेडियंट की। अब आप एक बेसिक चीज जानते हैं कि जब बेसिक चीज जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाता है, मैथ में पढ़े होंगे, तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। इसको आगे हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू KA dt बाई dx। ये K क्या है, कांस्टेंट है। ये K क्या है, कांस्टेंट है। ये K आया कब, जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया। और इस K को हम कहते क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। इस K को कहते क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो K का जन्म ही तब हुआ जब फूरियर लॉ बना। अगर ये लॉ नहीं बना होता तो K का कॉन्सेप्ट आज तक अपने समाज में नहीं आया होता। हम भी नहीं जानते K क्या होता है और आप भी नहीं जानते। इस साइन को हटाया गया, एक कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट का नाम दे दिया गया थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, और ये क्या होता है, जिस मटेरियल, जिस चीजों से वॉल या जो चीज बनी है, जो मटेरियल है उसकी वो क्या हो गई, प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आया होगा, एसेंशियल फीचर ऑफ फूरियर लॉ क्या है। एक बार वापस रिकॉल करके लेते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल मैटर, सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, फूरियर लॉ। बट एप्लीकेबल किसके लिए है, कंडक्शन के लिए। एप्लीकेबल किसके लिए है, कंडक्शन के लिए। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों क्या है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। और सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों क्या है, एक फेज है। ठीक, उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। पता चला कि बताए और कन्वेक्शन वाला H वो आ गया, वहां पे आप कंडक्शन लॉ लगाने लगे, वो काम नहीं करेगा। जो कंडक्शन लॉ है वो किसके लिए होगा, आपका सॉलिड, लिक्विड या गैस के लिए होगा। कंडक्शन लॉ मतलब फूरियर लॉ, बट वो किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए होगा, कंडक्शन के लिए। ठीक है, सेकंड क्या है, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। ये जो
लॉ बना, ये किस पे बेस्ड था? एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे, सबूत पे बेस्ड था, और इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकाला जा सकता है। थर्ड क्या है? इट हेल्प्स टू डिफाइन द थर्मल कंडक्टिविटी। ये हमको मदद पहुंचाता है, जो फ्रेयर लॉ है, डिफाइन करने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे देखिए Q इक्वल टू क्या हुआ? Ka dt बाई dx। Q इक्वल टू क्या हुआ? Ka dt बाई dx। अब यहां से आपसे कहा जाए कि K क्या होगा? K को लिख सकते हैं, K क्या होगा? क्या लिखना है? K। K इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, Q बाई A dt बाई dx, dt बाई dx, यही होगा। और dt बाई dx जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो क्या होता था? अपना नेगेटिव। ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, वीडियो में बता चुके हैं, ठीक। तो यहां से क्या हुआ? आपको K मिल गया। ये मिला कब? जब आपको Q मालूम था, Q इक्वल टू माइनस के dt बाई dx होता है, उसी से आपको मिला था K क्या हो जाएगा? माइनस Q बाई A dt बाई dx। इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट पर मीटर केल्विन, ठीक है। अब आइए Q इक्वल टू Ka dt बाई dx। ठीक। इफेक्ट ऑफ, अगला टॉपिक क्या है? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में आपको पूछ सकता है, या ना भी पूछे तो आप बीटेक पास होके कहीं जॉब वॉब के लिए जाएंगे, कंपटीशन देंगे, तो वहां तो डेफिनेटली पूछता है। जो भी डिप्लोमा किए हुए लोग हैं, आप लोग कंपटीशन देते होंगे, जेई का चाहे, वो तो देखते होंगे कि ये चीज जहाँ टेक्निकल पूछता है वहाँ ये टेम्परेचर का इफेक्ट पूछता है, कंडक्टिविटी पे क्या होती है, ठीक है। तो क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। कहने का मतलब क्या है कि थर्मल कंडक्टिविटी पे, जिसको कि हम K से डिनोट करते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो क्या इफेक्ट या क्या प्रभाव पड़ता है? पहला क्या है? अलग अलग चीज के लिए अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। मेटल्स के लिए अलग पड़ेगा, लिक्विड गैस के लिए अलग पड़ेगा। तो पहला प्रभाव क्या है? पहला इफेक्ट क्या होता है? फॉर मेटल्स, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन थर्मल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। कहने का मतलब क्या है कि मेटल के लिए क्या होगा? अगर टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, किसी मेटल के टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? थर्मल कंडक्टिविटी क्या होने लगेगी? घट जाएगी, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछता है, छोटे ही मार्क्स में, 2 ही मार्क्स में पूछे, बट पूछ सकता है कि थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है कि उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो क्या आप लिखेंगे कि मेटल के लिए क्या होता है? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? घटेगी, ठीक। अगला क्या है? इन केस ऑफ गैस, ठीक। गैस के केस में क्या है? जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी? आपकी बढ़ने लगेगी, ठीक। क्या है? जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे गैस के केस में, इन केस ऑफ गैस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होगी? आपकी बढ़ेगी। तो क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा कि गैस में टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। मेटल में क्या इफेक्ट पड़ा टेम्परेचर का कि मेटल के लिए
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। कंडक्टिविटी क्या होगी, घट जाएगी। एक्सेप्ट अल्युमिनियम एंड यूरेनियम। देखिए अब आ गया इसके साथ क्या, मेटल के साथ एक्सेप्शनल केस, जैसे कि हम लोगों के इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। छोटे से हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, सब कुछ होता है, सब नियम याद कर लेते हैं। उसके बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी वहां पे कई जगह पे क्या होता है कि एक्सेप्शनल केस आ जाता है। वहां पे इंग्लिश का कोई लॉ कुछ नहीं लगता है, वो अपने ही नियम को काटने लगता है। तो ये तो साइंस है, ये तो साइंस है, साइंस में भी इंजीनियरिंग है, तो इसमें तो एक्सेप्शनल होना ही होना है। ये आपके थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, बट अभी जान लेंगे तो आगे आसानी होगा, आप भी किसी को बताएंगे। है क्या, मेटल के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा, एक्सेप्ट अल्युमिनियम एंड यूरेनियम। मतलब कि अल्युमिनियम और यूरेनियम के केस में क्या होगा कि अल्युमिनियम और यूरेनियम के केस में क्या होगा कि आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी घटेगी नहीं। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी घटेगी नहीं, जबकि एल्युमिनियम भी क्या है, आपका मेटल है। ठीक, गैस के केस में यही है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। एक चीज चाहिए तो लिख लीजिए अपने कॉपी में, जो कॉपी अगल बगल लेके बैठे हुए हैं, कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी जो होती है, थर्मल कंडक्टिविटी, हम लोग जो जानते हैं, अब उसमें डेवलपमेंट होते रहता है साइंस में। अभी फिलहाल जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, चांदी की। सबसे ज्यादा किसकी होती है, चांदी की। होता कितना है, 410 वॉट पर मीटर केल्विन के आसपास। ठीक, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी, चांदी की। हवा की कम होती है, इसका 0.06 इसके आसपास होता है। बाकी जो मेटल होते हैं वो सब इनके बीच में आते हैं, जैसे चांदी हो गया, अल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक, तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट होगा आप लोगों को तो वो हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।